पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और बता दें आपको किस तरह के संकेत है। इसे फिर एकदम शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है 9154, लेकिन जो एक दिन की छुट्टी थी उसके एडजस्टमेंट के बाद लगभग 20 अंकों के नुकसान के साथ आप मानकर चल सकते हैं। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार है, थोड़ा सा कमजोरी की तरफ है। निक्केई और शंघाई के बाजार जो दो बड़े बाजार खुले हैं वो थोड़े से लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखे हैं। हांगकांग में आज ईस्टर के चलते आज भी छुट्टी है। ये है इस वक्त एशियाई बाजारों का रुझान आपके लिए थोड़ा सा कमजोरी की तरफ। डाउ 138 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ था, वहां से कमजोरी के संकेत आए। 6441 ये था लेवल। करेंसी मार्केट का 26 पैसे की मजबूती के साथ हमने क्लोजिंग देखी थी गुरुवार के सेशन में। तो आज देखेंगे किस तरह का रुझान यहाँ पर बनता है। डॉलर इंडेक्स कमजोरी है, 135 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए इससे पहले की शुरुआत तो फोकस करें फार्मा शेयरों पर। डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा दोनों के लिए बड़ी खबरें। डॉक्टर के लिए बड़ी राहत वाली खबर है कि श्रीकाकुलम प्लांट को उनकी क्लीन चिट मिली है। एक तरह से क्लीन चिट तो नहीं ये कह सकते कि ऑब्जर्वेशन के बाद कोई आपत्ति नहीं आई, ये एक बड़ी बात है। और सन फार्मा के लिए इंस्पेक्शन हुआ है, 11 आपत्तियां हैं। बताएं गौरव, दोनों स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करेंगे आप वायदा कारोबार में? बहुत छोटी अवधि के लिए इसमें अगर आप ट्रेड करना बेहतर है। काफी इसमें न्यूज फ्लो आता रहता है। और रही बात सन फार्मा की, तो एक 700 का काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर ये इसको पार नहीं करता है तो उसको स्टॉप लॉस बना के आप बेच सकते हैं। नीचे में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक बार 675 तक एक बार लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 675 काफी अच्छा सपोर्ट वगैरह है, तो वहां तक एक बार आपको देखने मिल सकते हैं। और ये बात डॉक्टर रेड्डीज की, तो इसमें थोड़ा मोमेंटम अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2600 के आसपास में एक अच्छी खासी बाइंग इमेज होती है। ट्रेडिंग लॉन्ग्स बन रहे हैं, तो उसी को स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में ज्यादा नहीं, लेकिन आपको एक बार 2700 2720 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये रहा है डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा के लिए। अच्छा, जल्दी से टोरेंट फार्मा को भी देखकर बताइए। यहाँ पर कुछ सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं मीडिया में कि इनका एक फैसिलिटी है दहेज में, उसका री इंस्पेक्शन कर सकता है अगले हफ्ते यूएसएफडी। इसके चार्ट कैसे दिखते हैं? देखिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट उभरते आ रहा है 1450 के करीब। उसके नीचे क्लोजिंग दी है, उसके आसपास ही दी है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर ये 1460 1465 के ऊपर उसको बाय कीजिए। 1450 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में एक बार ट्राई कर सकता है, रिविजिट करेंगे 1520 के लेवल्स को। ओके, और इस बीच शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। देख लेते हैं किस तरह के संकेत आते दिख रहे हैं। पहले टिक के साथ 44 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 40 अंक नीचे निफ्टी दिख रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अलग अलग दिशाओं में। सन फार्मा 10% नीचे दिख रहा है पहली टिक पर। देखेंगे क्या सही लेवल्स आते हैं। और डॉक्टर रेड्डीज 10% ऊपर, तो दो फार्मा दिग्गज अलग अलग डायरेक्शन में, वो भी एक्सट्रीम। विप्रो 2% मजबूत है प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर। एसबीआई 2% कमजोर, M&M 2% कमजोर है, बॉश 5%। तो थोड़े सही लेवल्स आने दें। रुपए की एकदम शांत शुरुआत होती दिख रही, कोई खास बदलाव नहीं। 64.42 1 पैसे के नुकसान के साथ इस वक्त कारोबार होता हुआ दिख रहा है करेंसी मार्केट में। तो रिलायंस इस बीच देखिए 4% मजबूत दिख रहा है शुरुआती टिक पर। इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं किस तरह का ओपनिंग आज के सेशन में यहाँ पर मिलता है। अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग तरह का रुझान दिखाते हुए इस वक्त आपको नजर आएंगे। अदानी पावर एक और स्टॉक है जो वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला है। शॉर्ट्स बने थे दमदार इसमें। और गौरव बताएं, आज बैंड से बाहर निकला, क्या फिर से शॉर्ट करने का मौका है? इसमें थोड़ी और डाउनसाइड आपको देखने मिल सकती है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के आसपास में ही है, तो मेरे हिसाब से इसमें एक बार अवॉइड करना चाहिए। ये अगर 32 के लेवल्स को अगर सस्टेन कर लेता है, 32 33 के लेवल सस्टेन अगर कर लेता है, तो मैं काउंटर कॉल दूंगा। 33 होल्ड करता है तो आपको या तो 35 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, मैं उसमें ज्यादा बिलीव करता हूँ, लंबी लॉट साइज है तो आप वो बाय कीजिए। एक बार आपको ये 36 हाफ 37 के लेवल्स दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये रहा है अदानी पावर पर। बजाज कॉप, इसके नंबर्स भी कमजोर आए हैं। इनकम देखिए करीब 2.25% घटी है। मार्जिन 36% से घटकर 32% के आसपास हो गए हैं। तो इन खराब नंबर्स के बाद आज अगर कमजोरी के साथ खुले अविनाश, तो क्या खरीदारी करनी चाहिए, अवॉइड करेंगे बजाज कॉप को? कैसे लगे आपको नंबर? मुझे लग रहा है नंबर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है और थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये कंटिन्यूएशन है डिमोनेटाइजेशन का। तो हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री हुई ऑन कॉल में, हमको लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर भी थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। लेकिन FY18 में हमको लग रहा है कि होपफुली एक बार डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY18 में क्लियर होता है, तो डेफिनेटली इसमें निवेश का एक मौका मिल सकता है। अच्छी क्वालिटी FMCG प्ले है, बट क्लियरली मार्जिन और जिस प्रकार की टॉप लाइन की डीग्रोथ हुई है, हमको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। ओके,
शॉर्ट टर्म में स्टॉक पर दबाव रह सकता है। बजाज को अपने जो नंबर्स दिए, रिलायंस पावर के भी नंबर्स वैसे तो कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स जरूर हैं। इसके चार्ट्स देखकर बताएं मानस, रिलायंस पावर में क्या ट्रेड लेंगे इस वक्त? देखिए, रिलायंस पावर पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में करेक्ट हुआ है, 50 रुपए से लुढ़क के करीब 47 के आसपास आ गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है जो कि 46.50 है, क्योंकि वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो उम्मीद करिए कि वहां से और डीप करेक्शन देखने को मिलेगा और उसके इसमें 43 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 46.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बनाने की राय अभी नहीं रहेगी। मैं समझता हूं या तो थोड़े और लोअर लेवल पे, और या तो जब भी स्टॉक 50 रुपए के ऊपर निकले तब आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। ओके, लॉन्ग पोजीशन बनाए, लेकिन 50 के ऊपर फिलहाल इंतजार करें। देखते हैं आज नतीजे के बाद किस तरह का रिएक्शन बाजार में इस स्टॉक पर आता है। लेकिन देख लेते हैं इस वक्त स्टॉक 2020 में आज कौन से हैं वो 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। आइए अपडेट देख लेते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों को फिर से टीम में शामिल किया, 10 के 10 बल्लेबाज हैं। सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली हैं, इसीलिए फैक्ट और आरसीएफ के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। सोने और कच्चे तेल में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते तेजी देखने को मिली है, देखिए अब फूड शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। अनाज की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अगर युद्ध की बात दुनिया में बढ़ती है तो एलटी फूड्स और कोहिनूर फूड्स जो चावल एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं, इन पर नजर होनी चाहिए। मनाली पेट्रो के लिए आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरों की उम्मीद की जा रही है, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। सरकारी कंपनी एमटीएनएल भी अच्छा प्रदर्शन आज दिखाने वाला है। इसके अलावा जय भारत मारुति, जिसके परिणाम बुधवार को आने वाले हैं इस हफ्ते, उसमें तेजी देखी जा सकती है। और टाटा मेटालिक्स, जिसके इस हफ्ते शुक्रवार को नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले इन दोनों शेयरों में अच्छी रैली बन सकती है। मेगासॉफ्ट और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियों में अच्छी रैली देखी जा सकती है। सरकार जिस तरह से एफडीआई निवेश सीमा, एटीएम से जुड़ी हुई कंपनियों में और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जो पैसे की जरूरत है, उसमें देखिए 100% एफडीआई लाने की बात कर रही है। तो ये पूरा सेक्टर ऑफ द डे आज हो सकता है। चलिए मेरी टीम को नजर डालते हैं। यहाँ पे भी खरीदारी और बिकवाली दोनों के ही ऑप्शन है। 2 स्टॉक शॉर्ट्स के लिए दिए हैं, उसमें एक आईटीसी और डीसीबी बैंक है। दोनों के लिए अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन इंडियन ह्यूम पाइप को ऑर्डर मिला, उसकी खबर है। ग्रेसिम में फाइल लिमिट बढ़ा गई, वो अच्छी खबर है। इलाहाबाद बैंक सरकार को 418 करोड़ रुपए के स्टॉक अलॉट कर रही, तो एक पॉजिटिव है। आईटीआई और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 2 स्टॉक पर नजर रखिए, क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही हैं एफडीआई वाली, वो बहुत पॉजिटिव, इनके लिए खरीदारी करिए। शिल्पी केबल्स में खरीदारी करिए, बोर्ड बैठक है कल जिसमें वारंट कन्वर्जन की चर्चा होगी। गुजरात अपोलो ने बाईबैक को मंजूरी दी है, 189 का प्राइस है, इनके लिए पॉजिटिव। और अंत में कर्नाटक बैंक सेलेक्टर्स को लगता है कि प्राइवेट बैंकिंग में बेस्ट स्टॉक है सिल्वर ट्रेड के लिए। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मेगासॉफ्ट तो 9% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है, और कोहिनूर फूड्स जैसे शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने की संकेत दे रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, लेकिन ये है वो स्टॉक जिसके लिए बड़ी राहत की बात नजर आ रही है। देखिए, ये मजबूती के साथ आज खुलने की तैयारी करता हुआ। सन फार्मा के लिए थोड़ी सी खराब खबर, और टोरेंट फार्मा ये एक और ऐसा स्टॉक है जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाला है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर रखिएगा नजर। इंडिया बुल्स हाउसिंग और इंडिया बुल्स ग्रुप की दूसरी कंपनियां इंडिया बुल्स वेंचर्स जैसे स्टॉक्स भी देखिए, कई दिनों से इंडिया बुल्स वेंचर्स में 5-5% के अपर सर्किट लग रहे हैं। आज भी वो सिलसिला शायद जारी रह सकता है। तो छोटे स्टॉक्स बड़ी उछाल दिखा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था मिड कैप इंडेक्स ने करीब 1% के रिटर्न्स दिए थे पॉजिटिव साइड पर, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी ने आधे से 1% की लॉसेस दिखाए। तो मिड कैप्स का जलवा बरकरार है। बिल्कुल, उसमें एक स्टॉक और जोड़ लिए, इंडियन ह्यूम, ये भी 3% आज मजबूत खुल रहा है। यहाँ पर भी 177 करोड़ का ऑर्डर मिला है। चलिए, तो ये स्टॉक पर भी रखिए नजर। खबरों के दम पर जहां जहां खबरें आप देखिए वो स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। चलिए बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा की। इसके नतीजे भी देखिए कमजोर आए हैं, लेकिन शॉर्ट करना चाहिए या नहीं? गौरव बताइए कैसे अप्रोच करेंगे? रेवेन्यू में करीब करीब 14% की कमजोरी देखने को मिली है। पोजीशंस कैसी बनी हुई है? इंफ्रा कैसा चल सकता है आज? रिलायंस इंफ्रा पर कॉल दीजिए। देखिए 560 से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से बार बार हमने थोड़े लॉन्ग पोजीशंस बंद हुए देखे गए हैं। उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक 540 के लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। तो 560 के स्टॉप लॉस आप इसको 545 से 540 के लेवल्स के लिए एक बार बेच सकते हैं। ओके, तो ये है राय। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, ओके, ये 2 स्टॉक एक्शन में। इस बीच मेटल्स पर राय लेना चाहता हूं आपसे।
मानस, कोई मेटल स्टॉक आपकी लिस्ट में है शॉर्ट साइड पर? हिंडाल्को, टाटा स्टील या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, कोई शॉर्ट करेंगे आप? देखिए, ज्यादातर मेटल स्टॉक्स ने पिछले वीक में रिवर्सल के साइन दिखाए हैं, चाहे वो टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो या वेदांता हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंडाल्को और टाटा स्टील ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं करंट लेवल से। टाटा स्टील इसलिए क्योंकि काफी समय के बाद स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये करेक्शन करीब 440 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो यहां पर शॉर्ट पोजीशन की बिल्कुल राय रहेगी, 471 के स्टॉप लॉस तक है। वैसे अगर आप हिंडाल्को देखिए तो हिंडाल्को ने भी 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, काफी समय के बाद किया है, तो उम्मीद करिए कि यहाँ पर 170 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा उछाल मिले 186 के आसपास तो वहां पर शॉर्ट करें और 193 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जिसका जिक्र हम कर रहे थे और एक्सपेक्टेड तो था कि ये 9:30 बजे के आसपास रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान होगा। लीजिए, बाजार खुलने से पहले ही यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान हो चुका है। पूरी डिटेल्स आपके सामने हाजिर करेंगे। चर्चा ये थी कि कमर्शियल लीजिंग कारोबार और रेजिडेंशियल कारोबार को अलग करने की बात थी, होल्डिंग कंपनी बनाने की बात थी और उस होल्डिंग कंपनी को बाद में अलग करने की बात थी। तो काफी कॉम्प्लेक्स रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रही थी कंपनी, ये रिपोर्ट्स आ रही थी और अब ये खबर यहाँ पर आ चुकी है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में वागले साहब का टारगेट था 150 था मीडियम टर्म के लिए, तो ये स्टॉक जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। इनफैक्ट आपको याद होगा बृहस्पतिवार को हमने कहा था ये ग्रुप ही में कुछ बड़ा हो रहा है और देखिए अब ऐलान आता हुआ। डिटेल्स आने का इंतजार करेंगे और फिर आपको बताएंगे दरअसल रिस्ट्रक्चरिंग किस रूप में हो रही है। तो वागले साहब, गुरुवार को सुबह सुबह सबसे पहला स्टॉक ये आइडेंटिफाई हुआ था, राइट? और मेरा ये बीटीएसटी भी था, क्लोजिंग शो में भी बिल्कुल हुआ था। तो ये स्टॉक, यही फायदा है सीएनबीसी आवाज के साथ रहने का कि जिन स्टॉक्स में एक्शन हो, खबरें बाद में आए, वो अगर स्क्रीन पर कोई एक्शन है तो वो हम आपको पकड़ के जरूर बताने वाले हैं। तो ये एक संकेत था। इस बीच बेहद इंटरेस्टिंग शुरुआत होती दिख रही है। प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो चुका है, 8 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स, 6 अंक नीचे दिख रहा है निफ्टी। तो निफ्टी उतना कमजोर है नहीं जितना एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, उसके मुकाबले में बेहतर शुरुआत के संकेत है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 9145 के आसपास जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था वो शुक्रवार की गिरावट का एडजस्टमेंट करके दिखा रहा था, लेकिन उसके मुकाबले में भारतीय बाजार काफी बेहतर शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स की जैसे ही रिकवरी होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो भारतीय बाजार पहले रिकवर करेंगे, ये संकेत साफ तौर पर इस वक्त आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। और एक्शन में जो स्टॉक दिख रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज 2.5% मजबूत है, आईबुल हाउसिंग 1.5% मजबूत है और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 1.5% के आसपास की तेजी। आईओसी वगैरह स्टॉक्स, ये ऑयल एंड गैस स्पेस के, ये भी मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। सन फार्मा में जरूर 1.5% की गिरावट है। टाटा पावर आज फिर से कमजोर होने के संकेत दे रहा है, 1.5% नीचे शुरुआती कारोबार में। मेटल और आईटी शेयर थोड़ा थोड़ा दबाव में, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, ये संकेत इस वक्त आपके लिए साफ तौर पर आते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर एक्शन वाला दिन है और इस वक्त आप देख सकते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी एक और कंपनी पर राय ली जाए। मानस चार्ट देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी के इन्होंने 3 प्रोजेक्ट के लिए टाई अप किया है ताज ग्रुप ऑफ होटल से, और 3 बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी है इनकी मुंबई में। गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट पे क्या कोई संकेत हैं खरीदारी करने के? मेरे ख्याल से मार्च में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म चार्ट ब्रेकआउट देखा है, क्योंकि सब स्टॉक ने 380 के बहुत अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और अगर हम उस ब्रेकआउट की टारगेट सेट करें तो वो 480 और 490 की रेंज में आते हैं। तो मैं तो अभी भी बुलिश हूं, और जिस तरह हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं कि हर गिरावट पे स्टॉक में खरीदारी करनी, स्पेशली जब तक 50 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो गिरावट पे खरीदारी करें। 50 डे मूविंग एवरेज 390 के आसपास है, तो फिलहाल के लिए वहां स्टॉप लॉस रख के थोड़ा सा लंबा समय रखें, तो 480 490 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। चलिए, तो इस शेयर पर रखिए नजर। आज रियल एस्टेट कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। डॉक्टर रेड्डीज 3% मजबूती के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं, तो श्रीकाकुलम प्लांट में कोई खराब आपत्तियां नहीं पाई यूएसएफडीए ने, तो इसका फायदा मिलता हुआ। और 11 ऑब्जर्वेशंस जो सन फार्मा के दादरा यूनिट में मिली हैं, आप देखिए उसके चलते डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक, माफ कीजिएगा, सन फार्मा का स्टॉक देखिए कमजोरी के साथ खुल रहा है। 1.5% की कमजोरी सन फार्मा में देखने को मिल रही है आज के दिन। एक बार देख लेते हैं टोरेंट फार्मा किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है, जहां री इंस्पेक्शन की बातें हो रही हैं, तो ये शेयर भी थोड़ा सा कमजोरी के साथ खुलता हुआ। लेकिन एटीएम से जुड़ी हुई कंपनियां देख लीजिए, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीआई जो नोट गिनने की मशीन बनाने का काम करती हैं, वो सब मजबूत है। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा, प्री ओपनिंग सेशन में सेटल हो चुका है, तो अच्छी तेजी बनी है। रिलायंस पावर
मजबूती के साथ खुल रहा है इस समय नंबर्स आने के बाद। तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पर भी नजर रखिएगा। इंफ्रा की आज 12 बजे नतीजों के बाद एनालिस्ट मीट भी है, तो देखना होगा कि आज एनालिस्ट मीट में क्या निकल कर आता है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, तो नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। कल आने वाले हैं टीसीएस के नतीजे। 2 मिनट बचे हैं बाजार खुलने से पहले। मानस, कल बाजार बंद होने के बाद हालांकि नतीजे आएंगे, लेकिन इन्फोसिस ने निराशा दिखाई है। टीसीएस, आप कोई पोजीशंस बनाना चाहते हैं नतीजों से 2 दिन पहले आज? देखिए, अगर पोजीशन बनाएंगे तो वो बिल्कुल सेल साइड पे रहेगा, क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, वहां बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो ट्रेंड निगेटिव है और आप उम्मीद करिए कि 2200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई उछाल मिल जाए और 2350 और 2375 के लेवल्स देखने को मिले तो वहां शॉर्ट करें, अपने स्टॉप लॉसेस 2410 के ऊपर लगाएं, टारगेट 2200 के आसपास सेट करके चलें। ओके, तो ये है इस वक्त। और 2 और स्टॉक जो नतीजों के दम पर काफी कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहे हैं, वो है बजाज कॉर्प 5.5% नीचे और डीसीबी बैंक ये 6% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। वागले साहब चूंकि खरीदारी करने की राय दे रहे थे, मैं गौरव से राय लेता हूं। गौरव, फटाफट बताएं, डीसीबी बैंक 6% नीचे खुले 170 के नीचे, तो क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा नीचे खुल जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ फ्रेश शॉर्ट्स के इसमें रहेंगे। लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा इसमें आपको देखने मिलेगी, लॉन्ग पोजीशंस काफी ज्यादा अनवाइंडिंग आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे अगर 170 होल्ड करते तो काउंटर कॉल कीजिए, फिर आप 167, 166 हाफ के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। एक बार वापस 180 रिविजिट कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर 170 होल्ड करता है तो लॉन्ग कीजिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए डीसीबी बैंक पर 6% के नुकसान के साथ। तो रिजल्ट वाले 4 स्टॉक जो एक्शन में है, 2 कमजोरी की तरफ, 2 थोड़ी मजबूती की तरफ। और रिलायंस पावर में जो मजबूती दिख रही है उसकी वजह यह कि 45% से मार्जिन बढ़कर 48% आए। बाकी पैरामीटर्स पर रिजल्ट इतने दमदार नहीं दिखाई, लेकिन मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है वो बाजार को पसंद आता हुआ दिख रहा है। 1.5% की तेजी रिलायंस पावर में देखने को मिलेगी। और इसकी होल्डिंग कंपनी रिलायंस इंफ्रा, वहां पर भी मजबूती के साथ कारोबार होने के आसार इस वक्त दिखेंगे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद यहां पर तेजी के साथ शुरुआत होने के आसार इस वक्त आपको नजर आएंगे। ये स्टॉक एक्शन में मेगासॉफ्ट 11% मजबूत दिखेगा। इंडिया बुल्स वेंचर 5% मजबूत है। आईटीआई 4% मजबूत। टीवीएस में 3% की तेजी और 4% की तेजी इंडियन ह्यूम पाइप्स में जहां ऑर्डर्स मिले हैं। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं। बाजार बेहतर शुरुआत करता हुआ पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 7 अंकों का नुकसान दिखेगा आपको निफ्टी में और 15 अंक नीचे खुलता हुआ सेंसेक्स। तो थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत की है, लेकिन मिड कैप शेयरों में हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सन फार्मा 3% नीचे और आज सबसे तेज गिरावट वाला यही शेयर है। उसके सामने डॉक्टर रेड्डीज उतना ही मजबूत है, 3% ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.25% मजबूत। ग्रासिम में एफआईएस की लिमिट की 49% करने को आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है। ये स्टॉक मजबूत खुलता हुआ। आईओसी में 1% का इजाफा। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े, यहां पर तेजी होती हुई दिख रही है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ग्रुप में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा इस स्टॉक को भी मिलता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी जैसे शेयर आधा % मजबूत खुले दिग्गज। वहीं आईटीसी में 1% का नुकसान है। आइए बता दूं वायदा कारोबार के शेयर 4.5%, 5% के नुकसान के साथ डीसीबी बैंक खुलता हुआ। सन फार्मा 2.5% नीचे। टोरेंट फार्मा, यहां पर भी इंस्पेक्शन की बात हो रही है। यूएसएफडी की 2.5% का नुकसान यहां पर है। वेदांता आज फिर से कमजोर, 2.25% के नुकसान के साथ खुलता हुआ। केन में भी नुकसान है। केन और वेदांता दोनों एक साथ चलते हैं, तो आज यहां पर नुकसान का दिन फिर से। आइए मजबूत शेयरों पर नजर डालें। डॉक्टर रेड्डीज के अलावा रिलायंस पावर 2% मजबूत। पिरामल एंटरप्राइजेज जो गुरुवार को काफी भागा था, आज फिर से 2% मजबूत है। यूनाइटेड ब्रूरीज में रिकवरी आती दिख रही निचले स्तंभ से 1% के इजाफे के साथ। इलाहाबाद बैंक 1% मजबूत। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो एक्शन में, लेकिन बाजार का एक्शन बेहद सीमित है सेंसेक्स और निफ्टी पर, लेकिन एक्शन शिफ्ट होता दिख रहा है कैश मार्केट के स्टॉक्स में, जो हम कह भी रहते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक पर नजर रखिए। 1/4% की मजबूती वहां पर है। और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे दिग्गज बैंक निफ्टी को हरे निशान में रखे हुए। ये है शुरुआती कारोबार। बिल्कुल, और बैंक ही दरअसल बाजार को देखिए संभालने का काम आज भी कर रहे हैं। तो शुरुआती 1-1.5 मिनट में तो यही नजर आ रहा है। पीएसयू बैंक्स में ज्यादा अच्छी तेजी आज होती हुई दिख रही है। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में, इलाहाबाद बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी। पीवीआर के ऊपर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश हैं। यूबीएस ने 1850 का लक्ष्य दिया है। यहां पर देखिए तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में खबरें अभी आई हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी देखिए मजबूती देखने को मिल रही है। एचडीआईएल जैसे रियल एस्टेट शेयर और डीएलएफ पर भी नजर रखिएगा, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसके अलावा छोटे स्टॉक्स की बात करें तो हम आपसे कह रहे थे डिजिटाइजेशन से जुड़ी हुई कंपनियों पर नजर रखिए। मेगासॉफ्ट 7%
ऊपर खुलता हुआ। इसके अलावा ITI देखिए 2.5-3% की तेजी, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में 2.5% तक की तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। ये न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक और ऐसी कंपनी है जो 3.5% ऊपर आज खुलती हुई दिखी है। IOC जैसे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, निफ्टी में शामिल हुआ है, तब से देखिए अच्छा तेजी यहां पर बनती हुई, और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें अकस्मात जिस तरह से बढ़ गई उसका फायदा इन स्टॉक्स को मिलता हुआ। चावल शेयर कोहिनूर फूड अच्छा प्रदर्शन आज फिर दिखा रहा है। LT फूड पर भी नजर रखिए, यहां पर भी तेजी देखने को मिली। तो राइस स्टॉक्स फोकस में फिर से आते हुए, और अच्छी तेजी अगर कोई बड़ा शेयर दिखा रहा है तो वो डॉक्टर रेड्डीज ही दिखा रहा है। जबरदस्त प्रदर्शन। पिरामल एंटरप्राइजेस पर भी रखी नजर, ये भी बैन में चला गया था। नहीं, पिरामल बैन में नहीं। ओके, पिरामल अच्छा तेजी पिरामल एंटरप्राइजेस में देखने को मिल रही है आज के दिन। कमजोर है तो ग्लोबल मार्केट्स में क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस है, तो वेदांता कमजोर है, केन कमजोर है, हिंडाल्को कमजोर है, NMDC कमजोर है, सेल भी देखिए दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। तो मेटल शेयर कमजोर है, और ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स, जी हाँ, हम टाटा मोटर्स DBR की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वागले साहब कह रहे थे बेचिए, और टाटा मोटर्स में हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, मानस जायसवाल बेचकर चलना चाहिए, गौरव बिस्सा का भी यही कहना है। ये पूरा पैक कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ, और खराब नंबर्स के ऊपर बजाज कॉर्प देखिए दबाव के साथ कारोबार इस समय कर रहा है। बाजार हरे निशान में आ चुके हैं, 3 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, और निफ्टी पर भी अब 3 अंकों की मजबूती इस वक्त आपको नजर आएगी। तो थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। निचले स्तरों से रिकवरी DCB बैंक में भी हुई है। अभी हालांकि अभी भी 5% कमजोर है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। और इसी पर एक राय दी जाए, DCB पर क्या ये लेवल सही है खरीदारी करने के लिए? वागले साहब, आप कह रहे थे नीचे खुले तो खरीदना चाहिए या इंतजार करना है? अनिल जी, अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हो और थोड़ा ऐड कर सकते हो तो ये लेवल सही है। मैं ये नहीं कहता कि यहां से नीचे जाएगा नहीं, बट मेरा व्यू तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है। अच्छा, REC और PSC, गौरव, पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा था जबरदस्त प्रदर्शन इन्होंने दिखाया था। सरकारी कंपनियां देखिए आज फोकस में है भी। इन दोनों में आपको बेटर कौन सा नजर आ रहा है? मोमेंटम के हिसाब से आप इसको REC को ले सकते हैं। ऊपर में 215-216 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 206 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। चलिए, तो REC ज्यादा अच्छा लग रहा है, और दोनों ही शेयर देखिए आज मजबूती के साथ ट्रेड करते हैं। इनफैक्ट BEL देखिए सरकारी कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं। ये स्टॉक 2020 की टीम मेरे लिस्ट में शामिल थे। देखिए मेगासॉफ्ट न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, तो डिजिटाइजेशन से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। अगर युद्ध की बात होगी तो सोने और कच्चे तेल की दौड़ के बाद अनाज की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस एंटीसिपेशन में LT फूड्स और कोहिनूर फूड्स में तेजी देखने को मिलती हुई, और एक और सरकारी कंपनी MTNL, ये भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। लगातार 52 वीक्स हाइज यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। यहां पर भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखता हुआ, और MTNL और ITI जोड़ीदार हैं, तो देखिए ITI में भी तेजी देखने को मिल रही है। नीरज की टीम में है, और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स भी नीरज ने आज चुना था, यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन बनता हुआ। इंडियन ह्यूम पाइप्स ऑर्डर मिला है इसको, देखिए ये भी 4.5% ऊपर है, और गुजरात अपोलो जैसे स्टॉक्स भी बायबैक की खबरों पर 4.5% की मजबूती दिखा रहे हैं। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक्शन भरपूर है। 1/4% ऊपर मिड कैप इंडेक्स भी ट्रेड करता हुआ है गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर है। अविनाश, मिड कैप्स का जलवा बरकरार है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि इन कंपनीज में अभी भी अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली चौथा क्वार्टर बट FY18 में सिलेक्टिवली जहां पे कंपनीज अच्छी परफॉर्म करेगी वहां पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा, और मेरे ख्याल से ये क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहां पर देखने को मिलेगा, और वो मिल भी रहा है। साफ तौर पर संकेत ये नजर आ रहा है। लेकिन एक स्टॉक मुझे लगता है जो कमजोरी में शायद आगे रहे, अगर कोई भी खबर अगर आई है नेगेटिव, क्योंकि पोजीशंस बड़ी जबरदस्त मिल रही। जस्ट ट्रायल के चार्ट देखिए जरा वागले साहब, क्या गिरने के लिए तैयार होता दिखा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है DCB बैंक के बाद। DCB में तो समझ में आता है कि रिजल्ट खराब है इसलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन स्टॉक बड़ी तेजी से नीचे आता दिख रहा है, और 2% नीचे है। ओपन इंटरेस्ट 1.25 लाख शेयरों से बढ़ा है। गिरने की तैयारी है ना, और अभी बेच सकते हैं ये लेवल पे 508, 508.50 है। 511, 11.5 का स्टॉप लॉस होगा, और अगर 506 तोड़ दिया तो और बेचिए, और फिर ये 496 का टारगेट होगा, जो कि बड़ी मुंह मानी जाएगी। अच्छा, चलिए देखिए गिर रहा है। इनफैक्ट बड़ा ही गिरने के लिए था, क्योंकि 1300 के लेवल से जिस तरह से टूटा था, खबरें अभी तक आई नहीं, जिसका बाजार बातें कर रहे थे कि भाई गूगल इस कंपनी को खरीद लेगा। सब अफवाहें समझ में आ रही हैं अब, अगर ये वो खबरें आती नहीं है जिसके चलते ये चला था। लेकिन इंडिया बुल्स रियल एस्टेट स्टॉक पर नजर रखिए, हमारी टीम बता रही है ये नीचे आ रहा है
अच्छी रैली देखी गई थी और अब देखिए आज अब ये डेज लो के आसपास आता हुआ, तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई थी तेजी की बृहस्पतिवार को वो शायद यहाँ पर मुनाफा वसूल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कुछ बोल रहे थे पागले साहब, बताइए। मैं आपको पहले तो कांग्रेचुलेशन दे रहा था इस बात के लिए सर, क्योंकि आपने आरएसी पहले आइडेंटिफाई किया था जी। आई थिंक 5 मिनट हो गए उसको। जी जी 207 या 8 का लेवल था, 210 का या वो जो भी है, अभी वहां से 2 या 2.5 रुपए ऊपर जो बड़ी मूव है इसमें, और मुझे लगता है ये 215 की तरफ की मूव है। तो वो गौरव जी को मैं पास ऑन कर देता हूँ। गौरव जी ने उनको क्रेडिट दे कहा था कि खरीद लेना चाहिए, इन दोनों में उनको ये शेयर ज्यादा पसंद था। तो आ रही थी, बधाई हो गौरव जी, आपके बोलने के बाद ये तो चलने लगा, दौड़ लगाने लगा। अभी भी ले लें क्या जिन्होंने नहीं लिया है? जी काफी स्टॉक जी इसमें ऑप्शंस के जरिए होंगे। 212 एक 4% 4 रुपए का मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए डिप्स का, या फिर अब यहाँ पे आप पीएफसी ले सकते हो कि अगर ये मोमेंटम पीएफसी भी है तो ये मूवमेंट हो चुका है आरईसी में, तो एक अच्छा प्ले आपको मिल सकता है पीएफसी में। 2 रुपए का स्टॉप लॉस 170 आपको आज देखने मिल सकता है। तो आरईसी में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही, पोजीशन भी बनना शुरू हुई है। अब देखिए 2-2.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, यहाँ पर पोजीशन बनती हुई दिख रही है। तो ओपन इंटरेस्ट गेनर साफ तौर पर यही है। और जस्ट डायल देखिए अब दिन के लो पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है 504, 503 तक गिरी है जस्ट डायल का स्टॉक भी, ये भी तेजी से गिरता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ नेगेटिव खबरें होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज सुबह सुबह इतना स्टॉक तेजी से नहीं गिरता। कोई रीजन जरूर होगा यहाँ पर, हम कोशिश करेंगे लाने की कि क्या खबर हो सकती है जिसके चलते इतनी तेजी होती है दिख रही है। लेकिन पीएफसी और आरईसी ये 2 टॉप गेनर है वायदा कारोबार में, आज के बाजार में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले 2% दोनों ही मजबूत। इनके साथ डॉक्टर रेड्डीज में 2% की तेजी, 2700 पर आता हुआ डॉक्टर रेड्डीज मानस, ये लेवल ठीक है खरीदारी करने के लिए फ्रेश? नहीं, मैं फ्रेश खरीदारी डॉक्टर रेड्डी में अभी नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि जब तक 2775 के लेवल्स ब्रेक ना हो, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, तब तक यह खरीदारी नहीं करे, क्योंकि अगर 2775 ब्रेक होगा तो वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन होगा और उसके बाद आप एक डिसेंट करीब 150 से 200 रुपए का मूव देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूं कि अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर लोअर लेवल पे एक बार भी 2625 के नीचे जाएगा तो फिर से गिरावट बढ़ेगी। चलिए, तो डॉक्टर रेड्डीज पर नजर। जीएसपीएल वागले साहब, आपका शेयर आज फिर से नया 52 वीक हाई छू रहा है। कई शेयर देखिए जो हर रोज नए 52 वीक्स हाईज को लगाते हुए, जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रो, ये देखिए नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर इसने अभी छू लिया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इसका जिक्र हम जरूर करना चाहते हैं। अच्छा, वागले साहब ने हमें सुबह सुबह ही कह दिया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि ये स्टॉक ने जो अच्छा प्रदर्शन दिखाया वो काफी सराहनीय है और इसका क्रेडिट जाता है अविनाश कुरक्षकर जी को। सर, कौन से लेवल पर बताया था आपने सीएनबीसी आवाज पर, बताइए। सर, ये एक्चुअली हमारा रिकमेंडेड स्टॉक था करीबन 92-93 में। मेरे ख्याल से वागले साहब ने भी काफी स्ट्रांगली इसको रेकमेंड किया था पोजिशनल व्यू पे। तो हमको लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अगर लंबी अवधि के लिए बात करें तो डेफिनेटली इसमें अच्छा मुनाफा बन सकता है। और आपका नया टारगेट क्या है? सर, इसमें एक्चुअली हमने तो 150 का टारगेट दिया था। अभी फ्रेश रिव्यू मेरे ख्याल से FY18 के नंबर्स और एस्टिमेट्स की बात करेंगे, बट ओवरऑल जिस प्रकार का स्ट्रक्चर ऑप्टिक फाइबर बिजनेस के लिए और डेटा का डिमांड जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि इसमें कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, गिरावट में करें खरीदारी। और जैसे डिजिटल इंडिया के बाद तो स्टॉक के दिन फिर गए तो जबरदस्त तेजी होती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, वो है डेन नेटवर्क। डेन नेटवर्क आपके सामने हाजिर करेंगे। यहाँ पर 2 बड़े ट्रेड मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं डेन नेटवर्क में, एक एनएससी पर है और एक बीएससी पर। दोनों ही एक्सचेंजेस पर 9-9 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, यानी कि आधा 1% हिस्सेदारी। तो कुल मिलाकर 1% हिस्सेदारी बदली है डेन नेटवर्क की। एक ट्रेड तो हुआ है 93 रुपए 90 पैसे में और दूसरा हुआ है 95 रुपए 10 पैसे में। डेन नेटवर्क आपके सामने रखते हैं 95.10। ओके, अब ये अपनी डील प्राइस से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ा एक्शन डेन नेटवर्क में होता दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से। 2 बड़े ट्रेड, एक एनएससी पर और एक बीएससी पर। मानस से राय ले ली जाए डेन नेटवर्क के चार्ट पर। मानस, क्या कोई सिग्नल है खरीदारी करने का आपके लिए? देखिए, कुछ दिन पहले रिवर्सल के साइन जरूर दिखे थे डेन नेटवर्क में, बट मैं समझता हूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करें, 82 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन अगर आप फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो थोड़ा अब इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 100 रुपीज से लेकर 101 रुपए एक रेजिस्टेंस दिखने लगा है। तो अगर 101 के ऊपर निकले तो फ्रेश लॉन्ग करें, बट अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग है तो बने रहें और 82 का स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में रखें। ओके, तो ये है राय आपके लिए डेन नेटवर्क पर। और इस बीच यूनिकॉम को लेकर भी कुछ खबरें आती हुई दिख रही है। वो खबरें हम आपके सामने थोड़ी देर में रखने वाले हैं। यूनिकॉम को लेकर डेवलपमेंट होते थे, स्टॉक आपके सामने रखें। दबाव में आता हुआ दिख रहा है। यूएस FDA का जो इंस्पेक्शन हुआ था यूएस यूनिकॉम में, उससे रिलेटेड कुछ खबरें। पूरी खबरें क्या है आपको बताएंगे। शायद फॉर्म
483 इशू किया गया है यूएस एफडीए की तरफ से, और इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ऑब्जर्वेशंस आते हुए दिख रहे हैं प्लांट के इंस्पेक्शन के बाद। चलिए फिलहाल हमारे चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनसे लेंगे बाजार के डायरेक्शन पर आए इस छोटे से ब्रेक की बात। दो स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, फार्मा कंप्यूमेज, यूनिकैम लैब और साथ ही दूसरी, फार्मा नहीं लेकिन जस्ट डायल, जो दो स्टॉक बड़ी तेजी से गिरते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी देर में हम फिर से विस्तार में चर्चा करेंगे। आपको सही वक्त पर अलर्ट किया गया है कि स्टॉक्स कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर तेज गिरावट होती दिख रही। हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। बाजार एकदम सुस्त नजर आ रहे हैं, सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त बाजार के डायरेक्शन को लेकर थोड़ा असमंजस वाला माहौल है। तेजी करें या मंदी, क्योंकि एक और हमारे बाजार मजबूत है लेकिन ग्लोबल मार्केट्स कमजोर। तो इसी पर राय लेते हैं, डायरेक्शन जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या कहेंगे सर, ग्लोबल मार्केट्स में जो कुछ भी ये टेंशन हो रही है, बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा देगी या यू टर्न कर देगी पूरे बाजार को? यू टर्न तो नहीं लग रहा है अनिल अभी, क्योंकि काफी इंटरेस्ट है ऑलरेडी बाजार में। मैं कहूंगा इतने महीने बाजार में इतना स्ट्रांग एक अपवर्ड मोमेंटम था कि एक करेक्शन कभी भी आ सकता था। अभी देखिए सीरिया में कुछ चल रहा है, अफगानिस्तान में कुछ चल रहा है, इसको चलते हुए क्रूड ऑयल पे एक स्पाइक आया हुआ है। आपने वेस्टर्न मार्केट्स में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखे हैं, तो ये एक एक्सक्यूज बन सकता है मार्केट का एक करेक्शन लाने के लिए। क्योंकि जब 3-4 महीने का रैली हो जाता है, मार्केट किसी को भी पकड़ लेता है वजह को एक थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए, और मेरे ख्याल से ये एक वैसे टाइप का करेक्शन ही हो रहा है अभी तक जो नजर आ रहा है, वहीं से कि ये शैलो करेक्शन जो हम बोलते हैं कि 200-300-250 पॉइंट निफ्टी का मे बी थोड़ा सा फ्रॉथ निकालने के लिए मार्केट का ये हो सकता है। तो देखिए, आप बाहर का जो क्यूज आ रहे हैं वो तो एक बात है, लोकली भी जो हमारे मैक्रो नंबर्स आ रहे हैं, अभी आईआईपी के नंबर्स वीक है, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ चुका है, क्रूड ऑयल भी बढ़ चुका है, तो ये सब कुछ देखते हुए पहले इन्फोसिस का नंबर्स इतना खास नहीं रहा, मार्केट का मूड उतना अच्छा नहीं है जो जितना 9,300 के लेवल पे होना चाहिए इसको आगे बढ़ने के लिए। तो लोकली और ग्लोबली दोनों को देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट ये 9,000-9,300 के बीच में कुछ दिन रह सकता है। 9,000 के नीचे तो बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन लग नहीं रहा है अभी, तो अगर बहुत कुछ दुनिया में हो जाता है या अर्निंग्स बहुत खराब हो जाता है तो हमें रीअसेस करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो 200-250 पॉइंट निफ्टी करेक्शन का माहौल ही लग रहा है, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं। तो सर फिर ट्रेडर्स को क्या सलाह होगी, और इन्वेस्टर्स के लिए बताइए, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो लोगों ने ये बस मिस करी है वो पूछते हैं अभी ले लें इस गिरावट में, तो क्या रणनीति होनी चाहिए सर? देखिए, लोकल जो इन्वेस्टर्स है वो आजकल पूछते नहीं है, वो डिप्स पे खरीद ही लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि पिछले एक साल से अगर वो डिप्स पे थोड़ा सा एसआईपी बढ़ा देते हैं या पैसा लगा देते हैं बाजार में, उसका नतीजा अच्छा ही हुआ है। तो वो आजकल जब भी 200 पॉइंट का करेक्शन आ जाता है तो आप देखेंगे डोमेस्टिक फ्लोज पॉजिटिव बन जाता है, तो पैसा तो आ ही जाता है मार्केट में, वो रुके नहीं है बहुत भारी भयंकर करेक्शन के लिए। लेकिन अभी मार्केट यहां से कितना ऊपर जा सकता है, देखिए एक हो सकता है मार्केट कुछ हफ्ते साइडवेज हो गया क्योंकि एक रैली हुआ है, उसके बाद मार्केट को ये रैली डाइजेस्ट करना पड़ेगा और एक कंसोलिडेशन का माहौल आ गया मार्केट में। वो नीचे के लेवल 9,000-9,100 के आसपास सपोर्ट बन गया, जो हमारे रीसेंट हाइज है उसके ऊपर मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाता है। इसके बीच में कुछ हफ्ते वहां पे चले गए जब तक अर्निंग सीजन पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि मार्केट का अर्निंग्स मोमेंटम कितना है। ये हो सकता है, ये एक सिनेरियो है। तो ट्रेडर्स के लिए मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पोजीशंस लेके अभी ट्रेड करना निफ्टी में शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो ये करेक्शन को कैपिटलाइज करने के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप काउंटर ट्रेंड शॉर्ट कर रहे हो। अभी ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं है, ट्रेंड कोई भी चार्टिस्ट या कोई भी ट्रेडर आपको बता देगा मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ है। तो अभी एक नियर टर्म इंटरमीडिएट करेक्शन अगर हो भी रहा है, उसको ट्रेड करना उतना आसान नहीं होता है क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड होता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि अभी निफ्टी में बहुत भारी लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स लिया जाए। रही इन्वेस्टर्स की बात, जो स्टॉक आप खरीदना चाहते थे, अगर ये करेक्शन में 4-5% नीचे आ जाता है किसी भी कारण, जैसे
आप मेटल स्टॉक्स में कितना स्ट्रांग मोमेंटम देखा है इस साल, अभी सारे वो स्टॉक्स में थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिख रहा है। अगर ये इसको आपको अपॉर्चुनिटी मानते हैं, आप थोड़ा खरीदना चाहते हो, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो गिने चुने स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी कर सकते हैं 9000 9050 के आसपास निफ्टी अगर चला जाता है तो, और उसके बाद देखते हैं अर्निंग सीजन के बाद क्या मार्केट का डायरेक्शन होता है। तो अर्निंग सीजन की शुरुआत जो इन्फोसिस ने की है सर, कैसे देख रहे हैं आप उसे, और इन्फोसिस और आईटी शेयरों पर अब आपकी क्या राय है इन नतीजे के बाद? देखिए, कल एक बार टीसीएस को देखना पड़ेगा आप अनिल, क्योंकि एक स्टॉक के ऊपर, इन्फोसिस इंपॉर्टेंट स्टॉक है, लेकिन फिर भी पूरा सेक्टर का कॉल सिर्फ इन्फोसिस के ऊपर जज करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। टीसीएस को देख लेते हैं कल की वो क्या बता रहे हैं अगले एक साल का आउटलुक के लिए, क्योंकि इन्फोसिस का गाइडेंस पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। आप पिछले साल का भी एक्सपीरियंस देख लीजिए, इन्फोसिस एक गाइडेंस से शुरू तो किया था, लेकिन 3 बार साल में 4 क्वार्टर में 3 बार उसने अपना गाइडेंस को नीचे कर दिया। तो वो गाइडेंस क्या होता है जो हर क्वार्टर चेंज होता रहता है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे। और इन्फोसिस के वैल्यूएशंस देख के मुझे लग रहा है जैसा ग्रोथ है कि ये स्टॉक में अभी भी डाउन साइड है अनिल। क्यों? कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्फोसिस ऊपर नहीं जाएगा लेकिन नीचे भी नहीं जाएगा। मेरा मानना है कि इन्फोसिस यहां से 100 रुपए नीचे जा सकता है, क्योंकि अगर इस साल 2018 FY18 में 64 रुपए अर्निंग्स भी इन्फोसिस कर देता है, मेरे बुक में तो 13 से ज्यादा पी मल्टीपल इन्फोसिस का करंट ग्रोथ पे होना नहीं चाहिए। 13 गुना 64 रुपए हो जाता है 830 रुपए। मुझे डर है कि इन्फोसिस इस साल अगले कुछ महीनों में 830-840 रुपए तक नीचे ना पहुंच जाए, क्योंकि लोगों के पास अभी भी इन्फोसिस स्टॉक है। आप म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, काफी ओनरशिप है। और अभी जो गाइडेंस आया उसको देख के लोग काफी निराश हो जाएंगे कि अभी अपसाइड बहुत ज्यादा इन्फोसिस में नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ही नहीं बता पा रहे कि अपसाइड्स क्या हो सकता है उनके रेवेन्यू और मार्जिन्स में। तो मैं कहूंगा अभी एब्सोल्यूट डाउनसाइड है इन्फोसिस में। अगर आपके पास है और कोई भी रैली आ जाता है इन्फोसिस में, आप एक बार निकल लो, क्योंकि जल्द अगले कुछ क्वार्टर में इन्फोसिस ऊपर की तरफ, मैं तो 1000 के ऊपर जाने का बहुत ही कम चांस लग रहा है मुझे। चलिए, तो इन्फोसिस में निकलने की राय। लेकिन ये बताइए कौन से थीम्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, या कोई प्ले अगर आपको अच्छा लगता है इस समय बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? देखिए, थीम्स तो अच्छे हैं। प्रॉब्लम है पिछले 2 महीने में मिड कैप क्षेत्र में इतना बड़ा रैली हो चुका है कि आप जो भी स्टॉक अच्छा लगता है आप उसको जाके देखते हो ना, वो वैल्यूएशन के हिसाब से एक थोड़ा सा झटका लगता है आपको कि स्टोरी अच्छा है, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन 30 पी है, 35 पी है। 35 पी में मिड कैप क्षेत्र में स्टॉक खरीदना को कोई हिम्मत भी लगता है। तो मैं कहूंगा स्टॉक्स तो काफी, सेक्टर्स भी काफी है जिसमें आप खरीद सकते हो, क्योंकि आप हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए, बिल्डिंग मटेरियल देख लीजिए, केमिकल्स देख लीजिए, गिने चुने ऑटो एंसिलरीज देख लीजिए। ये मैं कहूंगा मेटल इंटरमीडिएरीज, मेटल स्टील कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेटल कंपनी से जुड़े हुए कंपनीज है, ऑयल कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग। एक्चुअली ऑयल मार्केटिंग में वैल्यूएशन उतना अच्छा नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स काफी भाग चुके हैं मिड कैप क्षेत्र में खास करके। तो मैं वही कह रहा था आपको कि अगर निवेशकों को, अगर ये करेक्शन एक आता है अप्रैल मई में, जहां पे वो मिड कैप स्टॉक्स जो बहुत भाग गए थे उसमें आपको 5-7-10% करेक्शन मिल जाता है, तो ये जो सेक्टर्स मैंने बताए इसमें आपको काफी अच्छा मिल सकता है अपॉर्चुनिटीज, और वो अपॉर्चुनिटीज का वेट करे निवेशक, क्योंकि अभी मिड कैप में वैल्यूएशंस मुझे थोड़ा ओवरहीटेड लग रहा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे बैंक्स पर लेना चाहता हूं, और खासतौर से प्राइवेट बैंक्स पर। जो नतीजे डीसीबी बैंक के आए हैं और थोड़े से एसेट क्वालिटी में फिर से कमजोरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, क्या इससे कोई संकेत पड़ने चाहिए या फिर ज्यादा असर नहीं होने वाला? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजों की शुरुआत हो रही है परसों से, तो बताएं सर, क्या उम्मीद रखनी चाहिए वहां पर? देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो रिटेल फोकस्ड बैंक्स है उसमें मुझे बहुत ज्यादा एसेट क्वालिटी वीकनिंग का अभी भी नियर टर्म में बहुत कंसर्न्स नहीं लग रहा है। इवेंचुअली इसको वॉच में रखना चाहिए, लेकिन जो हो सकता है कि ये जो स्ट्रांग प्राइवेट बैंक्स हैं जिनका नतीजे इस हफ्ते आ रहे हैं, जैसे इंडसइंड बैंक से शुरू होगा और खत्म होगा एचडीएफसी बैंक से इस हफ्ते, और बीच में येस बैंक भी है,
उनका कमेंट्री में ये नहीं और नंबर्स में ये नहीं देखना चाहिए कि उनको लग रहा है कि कोर जो ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ है, लोन ग्रोथ है, वो धीमा पड़ रहा है, क्योंकि जो कोर बैंकिंग सेक्टर को ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ का नंबर्स है वो काफी निराशाजनक है पिछले 2-3-4 महीने से। उसका अगर कोई असर प्राइवेट बैंक्स पे दिखे कि उनका भी लोन ग्रोथ थोड़ा स्लो होते जा रहा है, तो करंट जो वैल्यूएशंस है प्राइवेट बैंक के, वहां से थोड़ा करेक्शन की कोई डर हो सकता है। तो इस हफ्ते आपको पता चल जाएगा। इंडसइंड बैंक तो कभी निराश नहीं करता है, लेकिन अगर कोई भी रिंकल उनके कोर से क्रेडिट ग्रोथ पे दिखे तो मार्केट में थोड़ा कंसर्न्स हो सकता है। एनपीए को लेके मुझे उतना चिंता नहीं है अभी फिलहाल के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। डीसीबी छोटा बैंक है, थोड़ा इधर उधर हो गया उनके एसेट क्वालिटी से, उससे मेरे ख्याल से आप कोई बड़ा कोई कॉल प्राइवेट बैंक्स पे ना ही ले तो अच्छा है। लेकिन फ्राइडे तक आपको पता चल जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंकर्स अभी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं या कोर ये क्रेडिट ग्रोथ उनके भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनवर्ड ड्रैग लेके आ रहा है। तो इस हफ्ते के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टीसीएस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा इंजन बैंक्स ही है। बात है, और बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर होगी। सर शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नजर रखिएगा इंडसइंड बैंक, यस बैंक, जिसके नतीजे बुधवार को 19 को आने वाले हैं, और एचडीएफसी बैंक शुक्रवार को अपने नतीजे पेश करेगा। लेकिन कॉर्पोरेट एक्शन जहां जहां हो रहा है उन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। अब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देख लीजिए, 5% मजबूती है। तो जिन्होंने शुक्रवार बृहस्पतिवार को एक बार लिया था उन्होंने बेचा, और देखिए अब फिर से एक नई तेजी यहां पर बनती हुई, तो हरे निशान से लाल में आया और कुछ ही चंद मिनटों में देखिए फिर से बाइंग नजर आ रही है। और ये शेयर जिनके हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार करता हुआ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और इंडिया बुल्स वेंचर्स में तो लगातार सर्किट टू सर्किट कारोबार हो रहा है। तो इस ग्रुप में कुछ बड़ा खेल हो रहा है, ये बताइए। आप कह रहे थे खरीदारी करेंगे, कैश मार्केट में भी खरीदना चाहिए, अभी भी मौका है या मिस हो गया? हेमंत, आज 103, 103.5 तक करेक्टिव मूव आया था। अगर किसी ने लिया है तो मैं तो समझता हूँ 102 का स्टॉप लॉस रख के 150 के स्टॉप लॉस तक खड़े रहिए अगले कुछ हफ्तों महीनों में। तो क्या शानदार तेजी हुई है शुरुआत में प्रॉफिट बुकिंग, और उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद फ्रेश खरीदारी, और स्टॉक बैन में होने के बावजूद कैश मार्केट में काफी तेजी से भागता हुआ ये है इस वक्त का रुझान। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हमारे चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। मानस जायसवाल, गौरव बिस्सा, अविनाश गोरखकर और वागले साहब, चारों करेंगे मेहनत। ब्रेक के दौरान ढूंढेंगे कुछ और स्टॉक्स जहां पर बेहतरीन मौके हो सकते हैं आज आपके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। 65 अंक नीचे है सेंसेक्स, और निफ्टी पर नुकसान 25 अंकों का दिखेगा। 9125 का लेवल निफ्टी पर। बता दूं आज आपको निफ्टी ने लो क्या बनाया है और किस तरह का 9120 के आसपास का लो बनाया है, वहां पर सपोर्ट किया, तो लो से थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज्यादा नहीं। बैंक निफ्टी देखिए 80 अंक नीचे इस वक्त 21,600 के आसपास का लेवल बैंक निफ्टी में दिखेगा। 21,575 का लो बैंक निफ्टी ने बनाया, लेकिन ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में आपको साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन सबसे बेहतरीन एक्शन तो अगर कहीं है तो वो है आई बुल रेल से। इनफैक्ट आई स्टॉक्स के लिए आज दिन ठीक ही दिख रहा है। इन्फीबीम एक और स्टॉक है जो 2.5% मजबूत हुआ है एफएनओ बैन में। गौरव, क्या बैन से बाहर निकलने की तैयारी है इन्फीबीम में? कैश में खरीदारी करनी चाहिए, इंतजार करें? देखिए स्टॉक काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम में है। मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश बाय थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए, रिस्क बहुत फेवरेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 1010 के करीब आता है तो आपको जरूर लेना चाहिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस के ऊपर में 1100 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बैन में रहना और 2-3 दिन तो काफी इजी है, मुझे नहीं लगता इतना इजीली ये बैन से बाहर आएगा। इन्फीबीम, इस पर रखिए नजर, और नजर रखिए पावर शेयरों पर। पहले मैंने आपको कहा आरईसी खरीद लीजिए, गौरव बिस्सा जी और वागले साहब आपसे कह रहे थे दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहा है जब बाजार कमजोर है। पीएफसी में भी तेजी। अच्छा, रिलायंस पावर भी देखिए मजबूत है, और ज्यादातर पावर शेयरों में आप देखिए तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। अडानी पावर कई दिनों बाद देखिए ये भी मजबूती के साथ अब कारोबार करता हुआ, तो कई दिनों की गिरावट के बाद अब यहाँ पर भी थोड़ा ठहराव आया है पावर शेयरों में। अब आरईसी की तो बस एक बार मिस हुई है, अब कौन सा आपको अच्छा लगता है इनमें? आई थिंक नंबर 2 अडानी पावर, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें ये बाउंस बैक मूव है तो शायद ऊपर सस्टेन ना हो। यहाँ पर एक्शन अगर लेना है तो वो बाई करना है। अपसाइड 35, 50 तक का व्यू जो परसेंटेज में काफी है। लेकिन पैटर्न वाइज आरईसी पावर जो आपने आई थिंक 208, 209 में बोला था, अभी 214 है लगभग, उसका स्ट्रेंथ अडानी पावर में नहीं है। तो अभी भी मैं आरईसी में जाऊंगा, मैं भी थोड़ा सा हल्का सा करेक्टिव टारगेट क्या होगा?
आरईसी का आज का मेरा 216 का मैंने बात किया था, और अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हो अगले 3 या 4 दिन में, तो मुझे लगता है 230 तक जा सकता है, मे भी 1-2 हफ्ते में। ओके आरईसी। इस बीच एक स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप का चार्ट रखिए, इंटरडे वाला चार्ट। दिन के उच्चतम स्थानों पर डेल्टा कॉप आता हुआ दिख रहा है, हाईएस्ट लेवल पर आ गया। 2.5-3% की मजबूती डेल्टा कॉप में होती हुई दिख रही है। और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, रिपोर्ट्स ये बता रही कि जो जिस वजह से डेल्टा कॉप गिरा था, लोग ये मान रहे थे कि दमन और दीव को शायद गुजरात में शामिल कर लिया जाए, और वहां पर गुजरात में चूंकि शराबबंदी है, कैसीनो वेसिनो ये सब नहीं है, और अगर वैसा हो जाता तो डेल्टा कॉप के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि इनका एक होटल दमन में है भी और नए प्लान्स भी हैं और कैसीनो के। लेकिन अब खबरें आ रही कि शायद ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ी इंटरेस्टिंग। और आज एक्चुअली प्रधानमंत्री शायद दमन में भी हैं, आज एक्चुअली उनके रोड शोज चल रहे हैं गुजरात में, कल सूरत में थे, और ये इंटरेस्टिंग है। तो डेल्टा कॉप के लिए बड़ी खबर होती हुई दिख रही है। चार्ट्स पहले तो देखिए डेल्टा कॉप के, वागले साहब, क्योंकि डेल्टा कॉप के चार्ट्स आपसे बढ़िया कोई पढ़ता नहीं है। अनिल जी, आज के लिए अगर आप बात करें, आज और कल के लिए, तो मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 174, 172 ये रेंज है, 168 का स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है ये 190, 195 तक जा सकता है, मतलब 15-20 रुपए अपसाइड है। आज 2 या 2 से 3 दिन का व्यू है, लेकिन क्या ये 220 जल्दी में क्रॉस करेगा? शायद नहीं, थोड़ा अटक सकता है। इसका थोड़ा वीकली पैटर्न थोड़ा सा करेक्टिव है, एज इन ये गिरना कहां से शुरू हुआ था? 218। तो फिर तो अगर ये खबर आ जाती है कि नहीं, दमन का मर्जर नहीं हो रहा है गुजरात में, तो फिर वापस उन लेवल पे आ जाना चाहिए, मार्केट तो उन लेवल पर है। हाँ, बट वो टेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा, ऐसा पैटर्न नहीं सही। दरअसल ये वाली खबर तो आप जो बता रहे हैं वो अच्छी है, बस अब एक और दिक्कत है। अगर शराबबंदी और कैसीनो बंदी जो कि गोवा में होने की बातें होने लगी हैं, ये अगर आती है तो इसके लिए मुश्किल होगा। तो अच्छा इस कंपनी के लिए ये है कि ये कंपनी जल्दी से डाइवर्सिफाई करे, ब्रिक से क्लिक में आ जाए, और इस कंपनी ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। आप देखिए, हाल ही में इसने एक कंपनी खरीदी और अब चर्चा चल रही है कि एक और एक्विजिशन या कुछ और एक्विजिशन कर सकती है। तो वो ये काम कंपनी कर ले तो ये सब जो रीजनल, ये 2 राज्यों के विलय की बात या फिर गोवा में कैसीनो को रोकने की बातें, वो सब खत्म होती हुई दिख सकती हैं। आप ट्रैक करते हैं इसे अविनाश? बिल्कुल, इनफैक्ट आपने सही कहा कि अगर इनके ऑनलाइन बिजनेस में फोकस बढ़ता है तो मेरे ख्याल से ये जो दिक्कतें हम सुन रहे हैं कि लिकर बैन स्टेट वाइज, क्लियरली कैसीनो का बैनिंग, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन बेटिंग और ऑनलाइन स्पेकुलेटिंग भी बहुत बड़ा बिजनेस है जो इन्होंने ऑलरेडी शुरुआत की है। तो मेरे ख्याल से अभी तो बहुत छोटा परसेंटेज है, लेकिन आगे होपफुली ये बिजनेस अगर बढ़ता है तो मेरे ख्याल से डेल्टा कॉर्प के लिए काफी अच्छी बात रहेगी। मतलब ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी। अभी तो देखिए वहां पे आपको आप नोट देते हैं, चिप्स लेते हैं, और ऑनलाइन में तो आपको पेमेंट जो है वो कायदे से करना होगा, तो उसमें कोई भूल चूक माफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। दरअसल ये वो चीज है ना जो रीरेट कर सकती है शेयर को, और इसीलिए बड़े HNI इसको खरीद रहे हैं। ये बात सही है। तो 225, 220 से जो गिरावट आई है, और आज मेरे ख्याल से आज का लो 163, 164 के आसपास का बना है, तो स्टॉक आउट ऑफ फ्लेवर होगा, ये बहुत जल्दी इसकी संभावना रहेगा। देखिए, शराबबंदी ज्यादा बड़ा इश्यू है, बड़े नुकसान वाली बात है, ये इसमें दिक्कत कम है। और दूसरी बात है कि गोवा में होना मुश्किल काम है। ये गुजरात में हो जाए अलग बात है, क्योंकि गोवा तो पूरा टिका ही, बागले साहब तो गोवा से ही है। वैसे हेमंत, हम थर्सडे को यूनाइटेड स्पिरिट्स की राजन शाह बात कर रहे थे, वो लेडीज भी आजकल पीते हैं उसकी जिक्र कर रहे थे, और वैसे आज ये स्टॉक ऊपर भी है, तो शायद कहीं ना कहीं बॉटम बना है। लेकिन मैं अनिल जी 1 मिनट लेता हूँ। मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स सब बेच के यूनाइटेड स्पिरिट्स तब लूंगा जब अनिल जी चालू करेंगे। अरे बाय गॉड, वो कभी होने वाला है, वो कभी होने वाला है। इनको इतने साल से जानता हूँ। अब देखो, अब ये मुश्किल होना होता है तो 47 साल की उम्र में अब कुछ नहीं। अच्छा, उम्र बता दी। अब बदलने वाला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप तो गोवा में शराबबंदी या कैसीनो बंद हो सकता है क्या? क्योंकि गोवा की इकोनॉमी तो टूरिज्म पे टिकी हुई। मुझे तो नहीं लगता, चांस नहीं है ना। गूगल करिए, आपको मिलेंगी खबरें। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 दिन पहले ये खबरें आई हैं कि और ये नए जो CM बने हैं उन्होंने ये खबरें, देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद जो काम हुआ है वो बाकी की बीजेपी के राज्यों में वो सही है हेमंत। तो ये वाली खबरें भी आ रही हैं। खबरें तो ये दमन की भी थी कि मर जाएगा, लेकिन अपनी पॉइंट ये है कि जो पूरा स्टेट ही इसी चीज पर टिका हो, टूरिज्म पे,
क्योंकि अल्टीमेटली टूरिज्म के अलावा थोड़े बहुत मिनरल्स होंगे, क्या कहेंगे अविनाश, यही है ना वो? बिल्कुल। उसके अलावा तो फिर गोवा में बचेगा, फिर वागले साहब तो माइग्रेट हो गए मुंबई में बाकी लोगों को भी आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं डेल्टा कॉप के लिए क्या कुछ होता है। फिलहाल दिन के उच्चतम स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है, 76 रुपए के लेवल है इस वक्त डेल्टा कॉप के लिए। तो इस स्टॉक पर नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी अगर ये स्टेटमेंट आ गया कि नहीं मर्ज नहीं हो रहा, ऑफिशियल अगर स्टेटमेंट आ गया, तो ये स्टॉक आज आपको जो 190-92 का टारगेट वागले साहब बोल रहे हैं वो आज ही आपको नजर आ जाएगा। उसके लिए 2-4 दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये बात पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 60-70 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी स्टेबल है 9125 के आसपास। एक्चुअली बैंकिंग शेयरों से थोड़ा सा दबाव है इस वक्त। कौन से स्टॉक्स जो दिख रहे हैं दबाव में, हेमंत आपको देखना होगा। मेरे बिल्कुल मैं बताता हूँ, देखिए हैंग होती हुई दिख रही है। डीसीबी बैंक सबसे ज्यादा बड़ा लूजर यही है, और होना भी था। देखिए इतनी अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल चुकी थी नतीजे आने से पहले, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट। जस्ट डायल जो आप कह रहे थे अनिल, वो तो कमजोर है ही, और ये शेयर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उछाल में बिकवाली करके ही पैसा बनता है इस शेयर में कम से कम। इसके अलावा वेदांता, केन ये कमजोर है। तो ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स देखिए, हिंडाल्को में भी कमजोरी। अच्छा, हिंडाल्को वागले साहब कह रहे थे बेचिए, और गौरव बिस्ता भी कह रहे थे बेचकर चलिए। केन में मानस ने सुबह सुबह ही आपको बता दिया था शो की शुरुआत से पहले कि बेच लीजिएगा, आज पैसा बनेगा, तो वहीं दबाव देखने को मिल रहा है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ये एक और कमजोर कड़ी, आप देखिए ये भी नीचे की तरफ ही फिसलता जा रहा है। मैं तो काफी दिनों से पूछ रहा हूं वागले साहब, ये और कितना फिसलेगा आप बताइए। अब यहां से और नीचे के लेवल्स आपको क्या नजर आते? तेजी जो होनी थी एक बार तो हो चुकी है इसमें, और बहुत जबरदस्त तेजी हुई है, लोगों ने पैसा भी बनाया है। मंदी भी क्या उसी स्पीड से हो सकती है? इसके चार्ट देखकर बताइए कैसे लगते हैं। हेमंत, अभी इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 735-740 के आसपास, करेंटली ये 760 है। तो शायद वो जब तक ब्रेक नहीं होता है नहीं होगा, लेकिन वो अगर ब्रेक होता है तो फिर 680 की तरफ की मूव। 740 अगर ब्रेक होता है, हाँ, तो जिस दिन वो ये होगा, क्योंकि अभी फिलहाल मैं लिख के रखता हूं। हाँ, 740-780 ये रेंज है ये स्टॉक का, तो शायद साइडवेज चला जाए। ये होगा तब जब ये बैंड से बाहर निकलेगा, जब तक बैंड में तब तक ज्यादा गिर नहीं सकता। इसलिए क्या है, बैंड में होते हुए अगर किसी को एक्शन करना, तेजी का तो कर सकते हो आप, खरीद सकते हो। आप जो शॉर्ट कैसे करोगे कैश में, वो भी प्रॉब्लम वो है। और आप जो बोल रहे हैं वो पैटर्न में भी दिख रहा है, साइडवेज मूव दिख रहा है। तो जिस दिन ये जब तक कोई बड़ी डिलीवरी ना बेच दे कोई आदमी, डिलीवरी किसी जिसके पास हो वो ना बेच दे, उसके अलावा नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं। बैंड से बाहर नहीं निकलेगा तब तक गिरेगा नहीं, तब तक बड़ा नहीं गिर सकता। या तो कोई खबर आ जाए और उससे गिरे और फिर बैंड से बाहर निकले। असली एक्शन जो शॉर्ट साइड में, तो एक्शन बैंड से बाहर ही हो सकता है। बैंड में होते हुए तो कैश में कौन बेच सकता, किसकी हिम्मत है कि कैश में बेचे, वो भी भारत फाइनेंशियल जैसे स्टॉक को। हाँ, बैंड से बाहर निकलने के बाद मार पड़ेगी, ये बात पक्की है। तो ये एक्शन हो सकता है। चलिए वक्त है आप सबसे विदा लेने का। वागले साहब, अविनाश जी, मानस जी और साथी गौरव बिस्ता जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो बाजार ने की आज थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत, लेकिन 9100 के लेवल को अभी भी होल्ड करता हुआ निफ्टी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है आज के बाजार में। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद यहाँ प्रियंका संभव तैयार है देखिए, और वो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।